अमेरिका से दुश्मनी खतरनाक हो सकती है लेकिन दोस्ती घातक है। ये बात 60 के दशक में अमेरिका के तत्कालीन विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर ने कही थी। एक और उद्धरण है महान जर्मन दार्शनिक हेगल का, हम इतिहास से केवल यही सीखते हैं कि हम इतिहास से कुछ भी नहीं सीखते। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं और करवा रहे हैं वो सब इन्हीं दो बातों में फिट हो रहा है। कुछ भ्रमित करने वाले संकेत, कुछ बयान और कुछ दृश्य, एक व्यू रचा जा रहा है और फिक्र किसी को भी नहीं। गाड़े वक्त में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े अपने साथियों की भी नहीं। क्या ट्रंप भारत के प्रति नरम हो चले हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में ट्रुथ सोशल पर की गई पोस्ट का मतलब क्या है? परस्पर सम्मान की भावना के साथ जवाब पीएम मोदी ने दिया, लेकिन अब बात पहले जैसी तो है नहीं। एक तरफ मीठी मीठी बातें, दूसरी तरफ शतरंज की चालें। भारत दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा, लेकिन ट्रंप यूरोप को भड़का रहे भारत पर 100% टैरिफ लगाने के लिए। आज के शो में सब पर विस्तार से बात करेंगे। क्या ट्रंप पर भरोसा किया जा सकता है या अमेरिका के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति विफल रही है और अब आगे किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए? इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे विद्वानों के हवाले से। किताब का भी जिक्र जो ट्रंप की लिखी है और उनकी शातिर पैंतरों की चाल बताती है। शो में जिक्र राहुल गांधी के रायबरेली दौरे का भी होगा, जहां योगी सरकार में मंत्री ने उनका विरोध प्रदर्शन किया, काफिला रोका। और ये मंत्री वो हैं जो कभी गांधी परिवार के बहुत करीबी थे। दिग्गज समाजवादी पार्टी नेता आजम खान का जेल से बाहर आने का क्या रास्ता साफ हो गया है? एक और जमानत के बाद इस पर बात करेंगे। और नेपाल में अंतरिम सरकार की सुगबुगाहट के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। Brought to you by Mrs. Bectors. Mrs. Bectors Cremica Non-Stop Biscuits. Crunchy Jeera Bite, Non-Stop Delight. सबसे पहले बात नेपाल की। राष्ट्रपति रामचंद्र पौंडेल, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और दूसरे आला मंत्रियों के इस्तीफे के बाद सेना ने पूरे देश का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। हालांकि अब एक अंतरिम सरकार का रास्ता साफ होता दिख रहा है और इसकी कमान 73 बरस की सुशीला कार्की को मिल सकती है। सुशीला कार्की नेपाल की पहली और एकमात्र महिला चीफ जस्टिस रही हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से राजनीति शास्त्र में मास्टर्स किया। करियर की शुरुआत शिक्षक के तौर पर 2009 में नेपाल की सुप्रीम कोर्ट की एडहॉक जज बनी। 2016 में पहले कार्यवाहक और फिर स्थायी मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद संभाला। अपने कार्यकाल में उन्होंने भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में कड़ा रुख दिखाया, कई बड़े फैसले दिए। पहली मर्तबा एक सिटिंग मिनिस्टर को जेल भेजा भ्रष्टाचार के आरोप में, नाम जयप्रकाश गुप्ता। इन सब से इतर ये भी कहा गया कि जेनजी जो करप्शन के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहा है, जो बार बार कह रहा है कि इसे सिर्फ सोशल मीडिया बैन के खिलाफ की गई बगावत ना माना जाए, उनके बीच भी सुशीला बहुत लोकप्रिय हैं। इससे पहले हमने बांग्लादेश में देखा कि मोहम्मद यूनुस को कमान सौंपी गई। हालांकि ये भी देखा कि पुराने पॉलिटिकल प्लेयर्स बाहर आ गए, शेख हसीना को किनारे कर दिया गया, वो अभी भी निर्वासन में हैं। लेकिन जिन प्रॉमिसेस के साथ ये स्टूडेंट मूवमेंट आगे बढ़ा था बांग्लादेश में, उनमें से एक भी पूरी नहीं हो रही और कट्टरपंथियों को बल मिल रहा है। नेपाल में भी फिलहाल अराजकता और सैन्य दखल के बीच की स्थिति दिख रही है। भारत के बगल में ये देश है, हमारे करीबी सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक संबंध हैं, इसलिए नेपाल के मामलों पर हमारा चिंतित होना जायज़ है। तीसरे दिन की बात करें तो आगजनी, लूटपाट और मारपीट का दौर जारी है। पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल की बेटी के जले हुए घर से एक और शव मिला। मरने वालों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। जेल से कैदी भाग चुके हैं, जिनकी धरपकड़ के लिए सेना ने नए सिरे से अभियान शुरू किया है। कर्फ्यू भी लगा दिया गया है पूरे देश में। इस मामले पर आप विस्तार से दुनियादारी में और लल्लन टॉप के दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर कवरेज में देख सकते हैं, जान सकते हैं। नेपाल में सिर्फ कर्फ्यू ही नहीं लगा, एयरपोर्ट भी बंद है, जिसके चलते बहुत सारे विदेशी सैलानी फंसे हुए हैं, भारतीय भी। अलग अलग राज्य सरकारों ने उनके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। इसके अलावा कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए गए यात्री भी तिब्बत नेपाल के बॉर्डर के जो इलाके हैं वहाँ के कस्बों में फंसे हुए हैं। भारतीय मिशन जो है शंघाई में, वो इनके संपर्क में है। अब बड़ी खबर का रुख करते हैं। मशहूर कहावत है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और ये अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर चिपक गई है। वो कहते कुछ और है, करते कुछ और। मसलन ताज़ा सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर डालिए जो भारत के संदर्भ में लिखी गई है। ट्रुथ सोशल पर ट्रंप लिखते हैं, मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि व्यापार में बनी अड़चनों को दूर करने के लिए भारत और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही है। मैं आगे आने वाले दिनों में अपने बहुत अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि हम एक ऐसे समझौते पर पहुँचेंगे जो दोनों महान देशों के लिए फ़ायदेमंद होगा। कोई पूछे ट्रंप से कि उनके ये जो बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके और बहुत अच्छे दोस्त के देश के खिलाफ वो पहले अनर्गल बयान
क्यों देते रहे, और अभी भी जब वो ये बयान दे रहे हैं तब उनकी कोशिशें कुछ और हैं। कभी भारत को डेड इकॉनमी बताते हैं, कभी कहते हैं कि अमेरिका ने भारत को चालबाज चीन के हाथों खो दिया। इन सब से इतर जब ये डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट आई तब भारत की तरफ से रिस्पांस क्या आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पोस्ट का जवाब एक्स पर लिखा, भारत और अमेरिका घनिष्ठ मित्र हैं और स्वाभाविक साझेदार भी। मुझे यकीन है कि व्यापार को लेकर चल रही हमारी बातचीत साझेदारी की असीमित संभावनाओं को आगे बढ़ाएगी। हमारी टीम इस बातचीत को जल्द से जल्द पूरा करने में लगी है। मैं भी राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत के लिए उत्सुक हूँ। हम साथ काम करेंगे और दोनों देशों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाएंगे। इन्होंने नहीं लिखा, नरेंद्र मोदी ने पहले कहते रहे हैं जाके रैलियों में भी कि माई फ्रेंड ट्रंप, अब फ्रेंड नहीं बोलते हैं। बहरहाल हम जानते हैं कि 5 सितंबर को भी ट्रंप ने इस तरह का एक और पोस्ट किया था और प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की कोशिश की थी और तब भी इसी तरह का जवाब मिला था। तब दोस्त शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ था, इस बार भी नहीं हुआ और इसको लेकर जो एक्सपर्ट हैं वो बहुत ध्यान दिला रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी नई दिल्ली में रहते हैं और उनसे 9.5 किलोमीटर दूर कभी गालिब रहते थे। कहते थे, दोस्त गमख्वारी में मेरी सही फरमावेंगे, क्या जख्म के भरते तलक नाखून न बढ़ जावेंगे। क्या भारत को विदेश नीति पर नजर रखने वालों ने एक सुझाव दिया है वो दुरुस्त है कि ये एक बैलेंस्ड अप्रोच है। थोड़ी सी ट्विक की गई गांधीगिरी कि आपने हमारे गाल पर तमाचा मारा, हमको उकसाने की कोशिश की, लेकिन हमने दूसरा गाल आगे नहीं बढ़ाया, बदले में तमाचा नहीं मारा। विनम्रता दिखाई लेकिन अपना आत्मसम्मान बचा कर रखा और दोस्ती के रास्ते भी खुले रखे, क्योंकि हम जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहते। हमारी नज़र में वो लाखों कामगार हैं जो अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रहे हैं और जो इस फैसले से प्रभावित हो सकते हैं। दूसरा सबक नरेंद्र मोदी सरकार के लिए है, जो विदेश नीति को अपने पॉलिटिकल एजेंडा का अहम हिस्सा बताती है, क्योंकि विदेश नीति अपनी गति से चलेगी। उसको अगर आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का हिस्सा बनाएंगे तब इसी तरह से अंदरूनी राजनीति में भी प्रेशर बनेंगे। हालांकि अब कुछ बदलाव नज़र आ रहे हैं दोनों देशों के बीच रुख में। 5 सितंबर को ट्रंप ने ये बात कही, पर असली मुद्दा बदलाव का ये नहीं है। असली मुद्दा ये है जैसे यूएसए में यू का मतलब यू टर्न हो। यूरोपियन यूनियन से ट्रंप कुछ और कह रहे हैं कि भारत पर टैरिफ लगाओ। हमने पहले भी रिपोर्ट किया, अब नए सिरे से एक खबर आई है। रूस से खरीद का हवाला देकर ये खबर आई, जैसा गुरु वैसा चेला, नरक कुंड में ठेलम ठेला वाली बात सही साबित हो रही है। कभी पीटर नवारो, कभी स्कॉट बेसेंट और कभी हार्वर्ड ल्यूटनिक जैसे ट्रंप के सहयोगी रटंत विद्या कर रहे थे और अब नए सिरे से हो रहा है। कैसे? एक तरफ ट्रंप गल मिट्टी मिट्टी बोल रस कानों विच घोल कह रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिकी मीडिया संस्थान फाइनेंशियल टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी। इसमें ट्रंप एक बार फिर से यूरोपियन यूनियन को भारत के खिलाफ उकसाते पाए गए। जेम्स पॉलिटी, एमी मैकिनन और हेनरी फोय की रिपोर्ट बताती है कि 9 सितंबर को व्हाइट हाउस में एक बड़ी बैठक हुई। इसमें ईयू और अमेरिका के आला अधिकारी थे। मुद्दा यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए रूस पर किस तरह से प्रेशर बनाया जाए। इसमें कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए जुड़े ट्रंप बोले, हम केवल तभी आगे बढ़ेंगे जब हमारे सहयोगी आगे बढ़ेंगे। इसके बाद ट्रंप ने मांग रखी रूस से तेल खरीदने के लिए यूरोपियन यूनियन भारत और चीन पर 100% टैरिफ लगाए और ये टैरिफ तब तक लगे रहें जब तक ये खरीदारी बंद ना हो जाए। अगर भारत और चीन रूस का तेल खरीदना बंद कर देंगे तो फिर रूस के पास ज़्यादा विकल्प नहीं बचेंगे। मतलब आपने देखा, ट्रंप सोशल मीडिया पर भारत के लिए कुछ और लिख रहे और पर्दे के पीछे चल रही बैठकों में कुछ और कह रहे। हालांकि ईयू का रुख अभी साफ नहीं है और इसके पीछे हैं 2 वजह। पहली, ईयू के देश खुद अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रूस से एलएनजी और दूसरे एनर्जी प्रोडक्ट ले रहे हैं। दूसरा, भारत और चीन के ईयू के साथ अच्छे व्यापारिक रिश्ते हैं जिसको और बेहतर करने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। अब आगे की बात, विषय ट्रंप, अध्याय नामालूम और प्रसंग जिनके खातिर हम फिरते हैं दीवाने बनके, वो हमसे जब मिलते हैं तो बेगाने बनके। आपको मालूम है कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में ईयू को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। परेशानी का मानवीकरण होता है तो उसे डोनाल्ड ट्रंप कहा जाता है। तभी कभी अमेरिका के सबसे घनिष्ठ रहे यूरोपीय संघ पर टैरिफ लगाया गया। ट्रंप की जिद के चलते संगठन को क्लाइमेट चेंज जैसे संवेदनशील मुद्दे पर नीतियों को तिलांजलि देनी पड़ी। दूसरी तरफ यूरोप के लिए एक बड़ा सरदर्द व्लादिमीर पुतिन की सरपरस्ती वाला रूस भी है। यूनियन के आला नेता कह रहे हैं कि भारत का रूस से तेल खरीदना जायज़ नहीं, लेकिन अब तक इस तरह के संकेत नहीं मिले कि यूरोपीय संघ भारत के खिलाफ कोई कड़ा एक्शन ले सकता है। इसके उलट ईयू और भारत के बीच ट्रेड डील को जल्द फाइनल करने की कवायद चल रही है। अगले 5 महीने में 10 बैठकों का खाका तैयार है, जिसके बारे में हमने पिछले शो में विस्तार से आपको बताया था। अब ट्रंप के खाने और दिखाने वाले दांतों पर आपको कुछ और जानकारी देते हैं। किताब है उनकी लिखी, द आर्ट ऑफ डील मेकिंग। इसमें वो सौदेबाजी को लेकर लिखते हैं कि एक युद्ध की तरह जिसका एक मकसद है अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा, और इस युद्ध में सामने चाहे दोस्त हो या घोषित दुश्मन, कोई फर्क ना पड़ना, सिर्फ अपना देखना।
इसी किताब में कुछ और बातें जिनसे पता चलता है कि ट्रंप अपने सहयोगियों को किस तरह से देखते हैं। बराबर का पार्टनर नहीं मानते, ये मानकर चलते हैं कि उनके हुक्म की तामील हो, सहयोगियों के सुख दुख से उन्हें कोई फर्क नहीं। उसका सबसे ताज़ा उदाहरण है कतर, जहाँ बीते रोज़ इसराइल ने बमबारी की। ये वही कतर है जहाँ अमेरिका का एक बड़ा सैन्य ठिकाना है। ये वही कतर है जिसने तालिबान से बातचीत में मध्यस्थता की, जो इसराइल, हमास और ईरान संघर्ष में भी भूमिका निभाता रहा। उस कतर पर इसराइल ने यह कहकर बम बरसाया कि एक घर में हमास की टॉप लीडरशिप मौजूद थी, और ये भी कहा गया कि अमेरिका को इसकी पहले से जानकारी थी। प्रतिनिधियों ने इसे जायज़ भी बता दिया। इससे पता चलता है ट्रंप का फेवरेट गाना, तड़पाओगे तड़पा लो, हम तड़प तड़प कर भी तुम्हारे गीत गाएंगे। एक और उदाहरण सुनिए, दक्षिण कोरिया का। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका का पक्का सहयोगी, चीन को काउंटर करने के लिए भी। लेकिन ट्रंप ने दक्षिण कोरिया के साथ क्या किया? टैरिफ तो लगाया ही, अमेरिका में काम कर रहे दक्षिण कोरियाई कामगारों को भी बंधक बना लिया। ये कामगार hyundai मोटर और LG एनर्जी के प्लांट्स में काम कर रहे थे। अब इन्हें वापस लाने के लिए दक्षिण कोरिया एक विशेष जहाज भेज रहा है। तो ये है ट्रंप की बातों की असलियत। अब सबकी नज़र सितंबर के उत्तरार्ध में संयुक्त राष्ट्र महासभा में दुनिया भर के नेताओं की जुटान पर होगी। न्यूयॉर्क में ये जुटान होगा। भारत की नुमाइंदगी विदेश मंत्री S जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्री जाएंगे, कई नेताओं से बातचीत होगी। भारत के रिश्ते किस दिशा में आगे बढ़ेंगे? जो जयशंकर ने पहले कहा कि ट्रेड डील और बाकी विषयों को मर्ज नहीं करना चाहिए, उस पर भी बात आगे बढ़ेगी। हम बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी रायबरेली के दौरे पर गए, 2 दिन के संसदीय क्षेत्र के दौरे पर, वहां चल रहे डेवलपमेंट का लेखा जोखा देखने के लिए। लेकिन हुआ क्या? रायबरेली पहुंचते ही सियासी सरगर्मियां बढ़ी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका काफिला रोका, राहुल गो बैक और राहुल माफी मांगो के नारे लगाए। कार्यकर्ताओं की इस भीड़ का नेतृत्व यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह कर रहे थे। वही दिनेश जिन्हें राहुल ने लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हराया, 4 लाख से भी ज्यादा वोटों के मार्जिन से। विरोध की वजह, बीते दिनों बिहार में कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी की मां पर किया गया कमेंट। विरोध के कारण राहुल का काफिला लगभग 1 किलोमीटर पहले रोक दिया गया। मौके पर पुलिस पहुंची। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की हुई। मंत्री दिनेश सिंह का बयान भी आया। राहुल गांधी जी ने बिहार में मोदी जी की मां को गाली दिया। यह किसी भी दशा में किसी भी बेटे के लिए जो भारत की किसी भी मां के कोख से जन्म लिया है, उसके लिए लज्जित करने वाला विषय है। राहुल गांधी जी को इस पर माफी मांगनी चाहिए। अपने गाली देने वाले कार्यकर्ताओं को कंडम करना चाहिए। उनको पार्टी से निष्कासित किया जाना चाहिए। स्वयं ही कह देते कि मैं जो हमारे कार्यकर्ताओं ने किया उसके लिए मैं लज्जित हूं, तो शायद लगता कि यह उचित है। लेकिन राहुल गांधी जी इस प्रथा को बढ़ाना चाहते हैं कि कोई भी गाली दे किसी की मां को, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम रायबरेली के लोग, हमारी भी माएँ हैं, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वैसे मेरा सड़क पे आने का कोई इरादा नहीं था। हम लोग अंदर स्नातक चुनाव के तैयारी में बैठे थे। बाहर कुछ कार्यकर्ता प्रतिशोध में प्रतिरोध कर रहे थे, लेकिन पुलिस के लोगों ने उनके साथ बदसलूकी की, तो मुझे निकल करके आना पड़ के आ गए, और उसमें बीच बराव में मुझे भी सड़क पे आना पड़ा। अदरवाइज पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रतिशोध था, प्रतिरोध था, उनको करना चाहिए था, उन्होंने किया। रायबरेली में जगह जगह लगा एक पोस्टर भी चर्चा में रहा। इस पर राहुल, तेजस्वी और अखिलेश की फोटो लगी और लिखा है, इंडिया की अंतिम आशा, कलयुग के ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये पोस्टर मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक सपा कार्यकर्ताओं ने लगाए। ये तो रही राहुल गांधी के रायबरेली दौरे के पहले दिन से जुड़े अपडेट्स। लेकिन कांग्रेस की परंपरागत सीट माने जाने वाले इस संसदीय क्षेत्र में फिलहाल कांग्रेस का कोई विधायक नहीं है। क्या 1.5 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अपनी खोई जमीन तलाश रही है? राहुल के इस दौरे के निहितार्थ क्या हैं? दिनेश प्रताप सिंह कभी गांधी परिवार के करीबी थे, अब इतने आक्रामक क्यों हैं? इन सवालों के जवाब हमने पूछे अपने पॉलिटिकल एडिटर पंकज झा से। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जो एक मोमेंटम बनाया था राहुल गांधी ने, उस मोमेंटम को किसी भी तरीके से लूज नहीं करना चाहते हैं। रायबरेली में भी आज उनके जो तेवर थे कुल मिलाकर इसी तरीके के दिखे हैं। जब वहाँ पर बात करते थे कि वोट छोड़ गद्दी छोड़, इसी तरीके से यहाँ पर उसी तरीके से लोगों को एड्रेस कर रहे थे। अगर उनके दौरे को देखें तो जो पिछड़ी जातियाँ हैं उनके साथ संवाद किया, प्रजापति से संवाद किया, पासी बिरादरी से संवाद किया, उन्होंने दलितों से भी संवाद किया। तो उनकी कोशिश उसी कोर ग्रुप को एड्रेस करने की रही है। एक ज़माने में दिनेश प्रताप सिंह सोनिया गांधी के खासम खास हुआ करते थे। जब तक वो रायबरेली की सांसद रहीं तब तक उनके इर्द गिर्द रहा करते थे। लेकिन उसके बाद जब यूपी में सत्ता बदली, यानी बीजेपी की सरकार आई, तो पाला बदल कर इधर चले आए। उनके एक भाई विधायक रहे, उनके एक भाई ज़िला पंचायत के अध्यक्ष रहे, बेटा इनका ब्लॉक प्रमुख है। अब वो ना बिल्कुल एक तरीके से मुहिम बना रखा उन्होंने। पिछला रायबरेली का चुनाव लड़ा उन्होंने, लेकिन बुरी तरीके से हारे।
और उसके बाद से वो ये जताने के लिए कि वो बीजेपी के कितने अपने हैं, वो सब कुछ करना चाहते हैं। और इसी कोशिश में आज उन्होंने राहुल गांधी के काफिला को चलने से पहले ही वहाँ पर एक तरीके से तमाशा किया, पॉलिटिकल ही समझिए, दिखाने के लिए कि हाँ भाई हम ये हैं जो राहुल गांधी से सीधे लड़ रहे हैं। मामला बिहार का था, जहाँ की ये आरोप लगा था कि प्रधानमंत्री की मां के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। उसको लेकर उन्होंने आधे एक घंटे तक वहाँ पर रोड को ब्लॉक किए रखा और अपनी उपस्थिति कम से कम दर्ज करा ली इसी बहाने। अगली सुर्खी सपा के पूर्व लोकसभा सांसद आजम खान से जुड़ी है। उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट ने आजम को डूंगरपुर मामले में जमानत दी है। मामला रामपुर की डूंगरपुर कॉलोनी का है, जहां के निवासियों को कथित तौर पर जबरन बेदखल किया गया था। बीती 30 मई को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम को दोषी ठहराया था, 10 साल की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील हुई। जस्टिस समीर जैन की बेंच ने अपील मंजूर करते हुए जमानत दे दी। आजम खान फिलहाल यूपी की सीतापुर जेल में बंद है। मामले में एक और नाम जुड़ा, ठेकेदार बरकत अली का। उसे 7 साल जेल की सजा सुनाई गई। उसने भी हाईकोर्ट में अपील दायर की। आजम खान के साथ ही बरकत अली को भी जमानत मिली। ये केस क्या है? 2019 में अबरार नाम के एक व्यक्ति की शिकायत पर रामपुर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आजम खान, रिटायर्ड सर्किल ऑफिसर आले हसन खान और बुरकत अली उर्फ फकीर मोहम्मद। अबरार का आरोप था कि दिसंबर 2016 में आजम खान, आले हसन और अली ने उन्हें पीटा, जान से मारने की धमकी दी, घर तोड़ दिया। डूंगरपुर कॉलोनी के निवासियों ने जबरन बेदखली के संदर्भ में डकैती, चोरी और मारपीट समेत 12 मामले दर्ज कराए थे। उसी पर अब ये फैसला आया और फिर जमानत आई। अगली सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं आईएनएस तमाल की। रूस में तैयार युद्धपोत आज 10 सितंबर को कर्नाटक में स्थित कारवार नौसेना बेस पहुंचा। इसे जुलाई 2025 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था, रूस के यांतर शिपयार्ड से। ये भारतीय नौसेना का आखिरी विदेशी युद्धपोत है, यानी अब से सेना पूरी तरह स्वदेशी डिजाइन और निर्माण की तरफ बढ़ रही है। अब बात आईएनएस तमाल के कॉन्फ़िगरेशंस की। बेहतर स्टेल्थ डिजाइन है, जिससे रडार की पकड़ में आना मुश्किल है। खतरा कैसा भी हो, कहीं से भी आए, हवा, सतह, पानी के नीचे या इलेक्ट्रॉनिक खतरा, सबसे निपटने के लिए तैयार। इसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें हैं जो समुद्र और जमीन दोनों पर निशाना लगा सकती हैं। 3700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सैकड़ों किलोमीटर दूर दुश्मन को उड़ा सकती हैं। तमाल में हेलीकॉप्टर संचालन के लिए डेक की सुविधा भी है। इसके अलावा न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल हमलों से बचाव के लिए ऑटोमेटेड सिस्टम भी लगा है। आईएनएस तमाल में 26% स्वदेशी साजो सामान है। इसे भारत रूस की साझेदारी में तैयार किया गया। प्रोजेक्ट में ब्रह्मोस एरोस्पेस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी भारत की 33 कंपनियां शामिल हैं। इसकी तैनाती के बाद अरब सागर में भारत की समुद्री सुरक्षा और मजबूत हो गई है। अगली सुर्खी, विवादों में घिरा एशिया कप। यूएई में 9 सितंबर को इसका आगाज हुआ। पहले मैच में अफगानिस्तान ने हांगकांग को 94 रन से हराया। आज 10 सितंबर को भारत और यूएई के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, लेकिन चर्चा में है भारत पाकिस्तान का मैच जो 14 सितंबर को होना है। सोशल मीडिया पर अभी भी बायकॉट की मांग जारी है। पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले भारतीयों की तस्वीरें साझा की जा रही हैं। अंतिम संस्कार में रोते बिलखते परिजनों की भी, और सवाल पूछा जा रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी सरकार ने, क्या बीसीसीआई ने सब कुछ भुला दिया? निशाने पर बीसीसीआई और उसके अधिकारीगण ज्यादा हैं, और इनमें मुखिया हैं, सरपरस्ती है जय शाह की, जो अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के पदाधिकारी हैं, और गृह मंत्री अमित शाह के बेटे। आरोप लग रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को मुनाफे की भेंट चढ़ा दिया गया। इसमें बीसीसीआई का जवाब भी आया। सचिव देवजीत सैकिया कह रहे हैं कि बीसीसीआई भारत सरकार की नीति पर चल रही है। इसके तहत पाकिस्तान साथ द्विपक्षीय सीरीज या मैच नहीं खेले जाएंगे, लेकिन मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में मैच होंगे। उदाहरण रूस यूक्रेन का दिया गया। कहा गया कि इनके बीच युद्ध है, लेकिन मल्टीनेशनल इवेंट्स में दोनों देशों के खिलाड़ी आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। हालांकि इन दलीलों के बाद भी बीसीसीआई और सरकार की आलोचना जारी है। कई विपक्षी नेताओं ने भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। मसलन शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, जो लगातार इस मुद्दे पर बोल रही है। मॉनसून सत्र के दौरान भी उन्होंने संसद में कहा था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आईसीसी के चेयरपर्सन जय शाह को फोन करें और भारत पाकिस्तान मैच को रद्द करवा दें। आखिरी में बात केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों की। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 10 सितंबर को कैबिनेट की मीटिंग हुई। उसके बाद क्या हुआ, वही जो पैटर्न है। जो कैबिनेट मंत्री हैं और कैबिनेट के प्रवक्ता अश्विनी वैष्णव, वो मीडिया के सामने आए और उन्होंने फैसले बताए। क्या है ये फैसले? चुनाव के मुहाने पर खड़े बिहार को 2 बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट मिले, लागत 7,616 करोड़। पहला प्रोजेक्ट मोकामा से मुंगेर के बीच का राजमार्ग है, कुछ लंबाई 82 किलोमीटर। इस पर 4,447 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दूसरा एक अहम प्रोजेक्ट है दक्षिणी बिहार में रेलवे लाइन से जुड़ा। बिहार के भागलपुर से झारखंड के दुमका होते हुए रामपुर हाट तक रेलवे लाइन की डबलिंग का काम। 177 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट पर 3,169 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इन प्रोजेक्ट से मुंगेर, जमालपुर, भागलपुर बेल्ट में बन रहे इंडस्ट्रियल एरिया तक पहुंचने में सहूलियत होगी। लगभग 1.5 घंटे का वक्त बचेगा। कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इस प्रोजेक्ट से कहा जा रहा है कि 15 लाख लोगों को सीधे तौर पर लाभ होने की, रोजगार और अन्य
संभावना है। आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।